आज बात की शुरुआत किसी इंसान से नहीं, अपने देश भारत से करते हैं। अब यहाँ की कहानी कुछ और है। हजारों प्राइवेट कंपनियां, लाखों नौकरियां, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत कुछ है। शायद यही है न्यू इंडिया की कहानी। लेकिन कभी आपने सोचा है कब इंडिया पूरी तरह से बदल गया? आजादी के वक्त और आजादी के न्यू इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के न्यू इंडिया की कहानी कब शुरू हुई? जब देश आजाद हुआ, या फिर 1991 में जब देश कंगाल हुआ? 1991 से 1993 के बीच ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी की चर्चा आज भी की जाती है? आखिर 1991 में ऐसा क्या हो गया था जब देश का सोना विदेश में गिरवी रखा गया था, और वो भी संसद और देश को बगैर बताए? हमारे इस भारत देश का सोना, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, देश का सोना चोरी छुपे कब विदेश पहुंच गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब पता चला तो देश की इज्जत और सम्मान दोनों तार तार हो गई थी। अगर आपके घर के जेवर गिरवी रख दिए जाए तो सोचिए कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी नौबत आए। इतना ही नहीं, आप भगवान से यही कहेंगे, हे भगवान, ऐसा दिन न दिखाना जब दादा परदादाओं के जमाने के जेवर गिरवी रखना पड़े। आप ये भी नहीं चाहेंगे कि घर का सोना गिरवी रखकर पैसा लेने की नौबत आए। लेकिन जरा सोचिए, जब ये घर आपका देश हो और उस देश का सोना चोरी छुपे दूसरे देश जा पहुंचा हो, तब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जी हाँ, ये एकदम सच है कि 1991 में देश के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। चुपके से देश को बिना बताए एक फैसला लिया गया था, सोना गिरवी रखने का। इतना ही नहीं, सरकार ने तय किया था ये फैसला बाहर न आए और सारा काम खुफिया तरीके से अंजाम दिया। लेकिन सरकार के खुफिया प्लान पर इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने पानी फेर दिया। शंकर अय्यर ने बाद में बताया कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां एक जहाज पर लोडिंग हो रही थी। हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से पता लगाई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की कि जहाज कहां जा रहा है, क्या लोड है। वहां हमने देखा कि एसबीआई की काफी सारी वैन खड़ी थी, सिक्योरिटी भी बहुत थी। अफसरों ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब सारी कुछ तहकीकात की तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही था, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देश को अपना सोना बाहर भेजना पड़ा था? हालांकि इसके बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आया था। एक शख्स की वजह से पूरे देश की तस्वीर बदल गई। भारत के इस चमक दमक की असली कहानी क्या थी? कौन था वो शख्स जिसने सोना बाहर गिरवी रखने का फैसला लिया? और फिर उसके बाद कौन थे वो लोग जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी? आपको कुकू एफएम पर इस स्पेशल पेशकश में हम बताने जा रहे हैं कैसे भारत कंगाली की कगार पर आ गया और फिर 1991 के इकोनॉमी रिफॉर्म्स ने इस देश की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया, और इन्हीं की वजह से कैसे देश कंगाली से एक बड़ी आर्थिक शक्ति और एक बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बनने की राह पर चल पड़ा। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लीजिए, प्रस्तुत है बुक समरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 विच चेंज्ड इंडिया। राइटर हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और आवाज है मेरी, यानी आरजे आदिल की। कंगाली की शुरुआत 1947 से करते हैं। देश तब आजाद हुआ ही था और अब 74 साल से ज्यादा हो चुके थे। आजादी से लेकर आज तक भारतीय इकोनॉमी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। नेहरू के दौर में भारतीय इकोनॉमी
एक अलग पैटर्न पर चल रही थी, जबकि बाद में इसमें काफी बदलाव देखने को मिला। नेहरू सरकार का जो इकोनॉमी पैटर्न था वो एकदम से सोवियत मॉडल की तरह था। इसमें देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कितना बनना है और उसका प्राइस क्या होगा, सब सरकार के हाथों में होता था। एक वक्त ऐसा भी था जब सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था और देश कंगाली के दौर से गुजर रहा था। देश की इकोनॉमी को समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नेहरू जब देश के पीएम बने थे तब उनके पास अच्छा खासा दबाव था, क्योंकि उस वक्त की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत पर राज ही नहीं किया, बल्कि इकोनॉमी के तौर पर भी भारत को खूब लूटा था। दरअसल आजादी के वक्त देश में गरीबी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने किसी भी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर नहीं दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि आजादी के बाद देश में गरीबी ने और जोर पकड़ लिया। अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस दौर में लोग कम पढ़े लिखे थे, इस वजह से इंडिया को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैम्ब्रिज के इतिहासकार एंगस मैडिसन ने इंडिया को लेकर एक रिसर्च करते हुए बताया था कि ग्लोबल इनकम में भारत का हिस्सा सन 1700 में 22.6% से कम हो गया, लगभग 23.3% के यूरोप के हिस्से के बराबर, और 1952 में 3.8% हो गया। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों में सबसे चमकीला गहना क्राउन समझा जाने वाला भारत 20वीं सदी की शुरुआत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया का सबसे गरीब देश था। अगर देखा जाए तो आजादी के बाद भारत को 2 फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। साल 1991 और 2008 में भारत को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ा। हम आपको इस एपिसोड में 1991 की उस पूरी कहानी को बताते जा रहे हैं, आखिर कैसे देश कंगाली पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों भारत सरकार से कहा कि हमें सोने गिरवी रखना चाहिए। साल 1991 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे कई इंटरनल कारण थे। 1991 में भारत के फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस था। इस दौरान इंपोर्ट में भारी कमी आई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि देश को 2 तरफा घाटा सहना पड़ रहा था। भारत की इकोनॉमी का बेस पूरी तरह गड़बड़ा चुका था, बिजनेस भी ना के बराबर था। 1991 में कुवैत पर सद्दाम हुसैन के अटैक ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गल्फ वार के चलते कैसे इंडिया की इकोनॉमी कमजोर पड़ी, ये हम आपको आगे बताएंगे। 1991 में देश की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी कि भारत दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। अगर देखा जाए तो उस वक्त भारत के लिए सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह के आयात के लायक बचा था। जैसे जैसे उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह के आयात के लायक बचा था। जैसे जैसे उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था, वैसे वैसे रुपए में भी गिरावट तेजी से होती नजर आ रही थी। इस वजह से उस वक्त के पीएम चंद्रशेखर पर इतना ज्यादा दबाव था कि उनकी सरकार फरवरी 1991 बजट पेश नहीं कर सकी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को डाउनग्रेड कर दिया था। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि डाउनग्रेड का मतलब क्या होता है।
दरअसल मूडीज की रेटिंग गिराने का मतलब ये है कि भारत सरकार विदेशी बाजारों या घरेलू बाजारों में कर्ज उठाने के लिए जो पेमेंट बॉन्ड जारी करती है, अब उन्हें कम भरोसेमंद माना जाएगा। उस दौर में दुनिया भर की कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत को डाउनग्रेड कर दिया था। विश्व बैंक और IMF ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। इस वजह से सरकार को और परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो था सोने को गिरवी रखकर फाइनेंशियल क्राइसिस को कुछ दिन के लिए मैनेज किया जा सकता था। और इसलिए विदेशों में भारत को सरकारी कर्ज का भुगतान न कर पाने के कलंक से बचने के लिए 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत के लिए ये सबसे मुश्किल भरा दौर था। तब इससे निकलने के लिए भारत के वित्त विभाग की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमण और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच अहम बातचीत हुई, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमण ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक प्रस्ताव दिया। एस वेंकटरमण ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि देश इस समय मुश्किल घड़ी में है। ये प्रस्ताव काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि एस वेंकटरमण के हिसाब से इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकला जा सकता है अगर देश का सोना गिरवी रख दिया जाए। मनमोहन सिंह उस वक्त पीएम के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे और खुद मनमोहन सिंह भी एस वेंकटरमण के इस प्रस्ताव को लेकर चौंक गए थे। इतना ही नहीं, वो बगैर देर किए एस वेंकटरमण को पीएम चंद्रशेखर के पास लेकर गए। मनमोहन सिंह ने पीएम चंद्रशेखर से कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का रास्ता है। तब इसी बातचीत में एस वेंकटरमण ने कहा कि देश की इस मुश्किल घड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड का इस्तेमाल कर सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमण ने चंद्रशेखर से आगे कहा कि हम इंटरनेशनल बैंक में गोल्ड को गिरवी रख देंगे और उससे देश को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर चंद्रशेखर ने बैठक की और बाद में हिंदुस्तान के सोने को गिरवी रखने पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन उन्होंने इस बारे में राजीव गांधी से भी बात करने के लिए एस वेंकटरमण को कहा। दरअसल उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। ऐसे में राजीव गांधी को बगैर बताए शायद फैसला नहीं लिया जा सकता था। हालांकि राजीव गांधी ने इस पर किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसाया और उन्होंने भी हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखने की हामी भर दी। इसके बाद उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने भी अपनी रजामंदी दे दी। कहानी में तब एक नया मोड़ आया जब सोना गिरवी रखने की फाइल फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के पास गई। तब तक चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और केयरटेकर मिनिस्ट्री उस वक्त सरकार का सारा कामकाज देख रही थी। हालांकि सोने को गिरवी रखने के दस्तावेज पर वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने पटना में रहते हुए साइन किया। इस फाइल में लिखा था कि भारत 20 मीट्रिक टन यानी कि 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने जा रहा है। उसके बदले में उसको 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। यशवंत सिन्हा के एक साइन से विदेश में 20 मीट्रिक टन यानी कि 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने का रास्ता खुल गया। ये वो सोना था जिसे भारत के कस्टम विभाग ने स्मगलिंग में पकड़ा था। बता दें कि 1991 में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3,450 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और साल 2022 में सोना लगभग 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। इस सोने को चुपके से 21 मई से 31 मई 1991 के बीच स्विट्जरलैंड के UBS बैंक में गिरवी रख दिया गया। इस सोने से देश को 2000 मिलियन डॉलर यानी कि 20 करोड़ डॉलर मिले। मौजूदा वक्त में ये पैसा काफी कम है,
इतना कि मुंबई के शेयर बाजार में इससे ज्यादा की ट्रेडिंग तो कुछ घंटों में हो जाती है। हालांकि इससे भारत की इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर मुश्किल घड़ी में भारत सरकार को सोने का सहारा लेना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में सोना गिरवी रखा गया। देश ने मात्र 40 करोड़ डॉलर के एवज में 47,000 किलो यानी 47 टन सोना गिरवी रख दिया। इस फैसले की जानकारी तक देश को नहीं दी गई थी। उस वक्त जो फैसले लिए जा रहे थे उस देश की जनता क्या मीडिया तक को पता नहीं लगने दिया जा रहा था। लेकिन ये राज ज्यादा राज नहीं रहा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने यह खबर ब्रेक की तो लोग हैरान रह गए। ये खबर कोई मामूली खबर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त देश को चलाने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा, वो भी पर्दे के पीछे चुपचाप से। इतना बड़ा फैसला लिया गया जबकि देश को बताया भी नहीं गया। आरबीआई की पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने अपनी किताब एडवांस एंड डिसेंट में 1991 के उस दौर का जिक्र करते हुए लिखा है, किस तरह महज 40 करोड़ रुपए कर्ज के लिए 47 टन सोना गिरवी रखकर पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा था। उन्होंने लिखा है कि 90 की शुरुआत के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को वो दिन भी देखना पड़ा जब भारत जैसे देश को अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। चंद्रशेखर सरकार को सोना गिरवी रखने की सलाह देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के मशहूर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे। इस अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे कमजोर हुई भारत की अर्थव्यवस्था और कैसे नेताओं की गलतियां और अनदेखी देश को बहुत भारी पड़ी। कैसे खाली हुआ भारत का खजाना। 80 के दशक से भारत को इकोनॉमी तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे। इतना ही नहीं, 80 का दशक खत्म होते होते इंडियन इकोनॉमी भी पूरी तरह से कमजोर पड़ती जा रही थी। हालांकि उस वक्त की सरकारें अपने अपने तरीके से कोशिश जरूर कर रही थी ताकि देश को किसी तरह से कंगाली से बचाया जा सके। 90 के दशक में भारत का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था और हालात ऐसे बन गए थे कि एक वक्त की रोटी भी शायद आम इंसानों को नसीब होना भी मुश्किल होने लगा था। देश में बेरोजगारी और गरीबी दोनों सरकार की परेशानियों को बढ़ा रहे थे। सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी जिससे आम इंसान को राहत दी जा सके। सरकार किसी तरह से इस कंगाली से बाहर आना चाहती थी, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो उसे लॉन्ग टर्म राहत दे सके। उसके पास जो भी प्लान था वो शॉर्ट टर्म का था। 80 के आखिरी दशक में और 90 की शुरुआत में ही इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। दरअसल इस हालात के पीछे कुछ और कारण थे। उस वक्त इंडिया में लाइसेंस परमिट राज हुआ करता था। माना जाता है कि उस वक्त अगर देश उस हाल में पहुंचा था तो उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं लाइसेंस परमिट राज था। दरअसल उस वक्त किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता था। इस लाइसेंस परमिट राज में कार, स्कूटर, सीमेंट खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस वक्त तो सरकार तय करती थी कि कितनी कारें बनेंगी और उसकी कीमत क्या होगी। इतना ही नहीं, इस कार को खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। उस वक्त लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सरकारी बाबू के सामने काफी नाक रगड़नी पड़ती थी, तब जाकर लाइसेंस मिल पाता था। सरकारी बाबू की खुशामद करना या विनती तब भी करनी पड़ती थी जब उसके पास सारी चीजें होती थी और आपकी कमाई लीगल होती, तब जाकर आपको गाड़ी नसीब हो पाती थी। उस वक्त एक स्कूटर भी लेना आसान नहीं था, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था।
80 के दशक में मकान बनाने के लिए लगने वाले सीमेंट को खरीदने के लिए इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा शादी के लिए अगर एक्स्ट्रा चीनी भी चाहिए तो भी इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि उस दौर में किसी भी तरह की फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फैक्ट्री में बनने वाली चीज कितनी बनेगी और इसका क्या दाम होगा, ये सब सरकार तय करती थी और विदेशी निवेश न के बराबर था। राजीव गांधी सरकार का कामकाज जब 2 दिसंबर 1989 में खत्म हो रहा था, तब तक देश की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बदहाली के दौर से गुजरने लगी थी। माना जाता है कि देश की इकोनॉमी के बुरे दिन अगर आए थे तो इसमें लाइसेंस परमिट राज सबसे बड़ी वजह थी। वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर के मुताबिक 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बचने के लिए आप एक लोन ले लें। राजीव गांधी इस बात को समझ गए थे और उनकी इस सलाह को भी मानने को तैयार थे, लेकिन उनके साथ के लोग इस पर पेंच फंसा रहे थे। इसके अलावा आम चुनाव नजदीक होने के कारण उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ, इंडिया की इकोनॉमी और नीचे चली गई। वहीं इसके बाद साल 1989 के आम चुनाव के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के पीएम बने, लेकिन देश की गिरती इकोनॉमी पर उनका भी कोई खास ध्यान नहीं था। उनकी सरकार भी भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे चल रही थी। बीपी सिंह जब पीएम बने तब उन्होंने मीडिया को कहा था कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन इसको भरने के लिए उन्होंने कोई ठोस प्लानिंग नहीं की है। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 1.5 साल बाद गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर देश के नए पीएम बने। तब चंद्रशेखर और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो इस हालात से अपने देश को बाहर कैसे निकाले। चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल भी काफी अहम था। उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीबीसी से बातचीत में उन्होंने उस दौर को याद करते हुए बताया कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जाने माने अर्थशास्त्री आईजी पटेल ने 1991 में बेंगलुरु के एक लेक्चर के दौरान कहा था कि 80 के दशक में, खास तौर से आखिर के 5 सालों में सरकार ने ऐसे खर्च किए कि किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। उन्होंने आगे कहा था कि जब वो दिसंबर 1990 में वित्त मंत्री बने थे तो उस वक्त भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब तक जा पहुंचा था। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य परिस्थिति में भारत के पास विदेशी मुद्रा का इतना ही भंडार था जिससे कि 2 हफ्ते के आयात का बिल हम भर सकते थे। मेरे वित्त मंत्री बनने से पहले $5 अरब का शॉर्ट टर्म कर्ज लिया गया था। शॉर्ट टर्म कर्ज का मतलब होता है 30 दिन से 90 दिनों तक का कर्ज समय समाप्त होने के बाद आपको इसकी भरपाई करनी होती है। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर रह गया था, तो हमें लगा कि कहीं हम डिफॉल्टर न बन जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता से एक बातचीत में कहा कि तब भारत संकट में था। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने मुझे आर्थिक सलाहकार की हैसियत से मदद करने को कहा। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस वक्त जब देश के सोने को महज $40 करोड़ के लिए गिरवी रखा गया था। ये आज की डेट में किसी भी बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। हालांकि उस वक्त सरकार के सोने गिरवी रखने के फैसले पर विपक्ष के लीडर के साथ साथ मीडिया ने यशवंत सिन्हा और चंद्रशेखर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। यशवंत सिन्हा उस इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हुए कहते हैं कि सोना गिरवी रखने की फाइल उनके पास आई थी जब वो पटना में थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर से एक आदमी उनसे मिलने और उस फाइल पर उनका साइन लेने के लिए आया था। उन्होंने आगे बताया था कि सोने को गिरवी रखने का फैसला सरकार का था और सरकार से बाहर राजीव गांधी भी इससे सहमत थे, तो मैंने दस्तखत कर दिया। हालांकि वो मानते हैं कि उनके इस कदम की वजह से उनकी खुद की भी बड़ी बदनामी हुई थी। जैसा कि वो खुद कहते हैं
कि हमारे जो विरोधी रहे हैं उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में इसका खूब उल्लेख किया है कि ये वही आदमी है जिसने देश के सोने को गिरवी रखने का काम किया था। लेकिन गिरवी रखी गई सोने की ये खेप भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ खास राहत नहीं पहुंचा सकी। इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंडिया को सख्त जरूरत थी। आगे हम बताएंगे गल्फ वार ने भी इंडिया की इकोनॉमी को चौपट कर दिया था। तेल की कीमतों का असर। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत की इकोनॉमी आजादी के बाद उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं रही। नेहरू के दौर इंडिया की इकोनॉमी का सारा बेस फार्मिंग और सरकारी उद्योगों पर टिका हुआ था। सरकारें सब काम देखती थी। दरअसल उस दौर में प्राइवेट सेक्टर को लेकर सरकार की सोच दूसरी थी। सरकार को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी जेब भर दे। इस वजह से नेहरू के वक्त किसी तरह का कोई कंपटीशन भी न के बराबर था। हालांकि नेहरू के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर कोई ठोस प्लानिंग नहीं बनाई। इसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे इकोनॉमी विकास की पटरी से कब उतर गई किसी को पता भी नहीं चला। जब सरकार जागी तब तक इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और इसी बुरे समय में शुरू हुआ गल्फ वार, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को और तोड़कर रख दिया। बात 2 अगस्त 1990 की है, जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। 1990 में हुए खाड़ी युद्ध का दोहरा असर भारत पर देखने को मिला था। इस जंग की वजह से इंडिया को खाड़ी देशों में काम करने वाले भारत के कामगारों को वापस बुलाना पड़ा और वो लोग जो विदेशी मुद्रा देश भेजते थे वो बंद हो गई थी। दूसरी ओर गल्फ वार की वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइस भी आसमान छूने लगे थे और भारत को बहुत ऊंची कीमत पर तेल खरीदना पड़ा। पेट्रोल डीजल के दाम 3 गुना बढ़ गए थे। जुलाई 1991। में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत 5.50 रुपए के आसपास थी। पहले इंडिया को तेल के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन इराक के कुवैत में कब्जा करने की वजह से उसी तेल के लिए अब इंडिया को उस वक्त 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। वहीं इराक को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भी तैयार हो गया था और वो इराक पर हमला करने की तैयारी में था। ये सारी चीजें इंडिया को मुश्किल में डाल रही थी। अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी की कमर पूरी तरह से टूट गई थी। गल्फ वॉर की वजह से इंडिया को अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इंडिया अपनी गिरती इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा था और इसी क्रम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से कर्जा लेना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि अमेरिका के बगैर इजाजत के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया को नहीं मिल सकता था। उस वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में अमेरिका के 80% से ज्यादा के वोट थे। इसके लिए भारत ने अमेरिका से बात की, लेकिन अमेरिका ने एक बड़ी शर्त इंडिया के सामने रख दी। ये वो शर्त थी जो भारत के लिए मानना आसान नहीं था। अमेरिका की शर्त के मुताबिक अमेरिका के फाइटर प्लेन जो इराक पर बमबारी कर रहे थे उन्हें इंडिया में लैंड करने की इजाजत दी जाए। उनके फाइटर प्लेन इंडिया में फ्यूल भर सके, ये शर्त मानना इंडिया के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये बात भी सच है कि उस वक्त इंडिया का झुकाव अरब देशों की तरफ था और अरब देशों की बात की जाए तो इसमें इराक भी शामिल था। ऐसे में अमेरिका की शर्त को मानने का मतलब था अमेरिका का लड़ाई में सहयोगी बनना। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल था कि क्या भारत इसके लिए तैयार था। हालांकि अमेरिका की शर्त को मानने के अलावा इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। उस वक्त इंडिया किसी भी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना चाहता था। अमेरिका से बातचीत करने के लिए इंडिया ने अपने कॉमर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी को लगाया। स्वामी ने देश के एक न्यूज चैनल से
बातचीत में इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उस वक्त उनसे मिलने के लिए अमेरिकी एम्बेसडर आए थे और उन्होंने कहा था कि गल्फ वॉर होने वाली है और उनके जहाजों को फिलीपींस से सऊदी अरब पहुंचाना है ताकि इराक से लड़ा जाए। स्वामी ने आगे बताया, अमेरिका चाहता था कि उनके जहाज रास्ते में इंडिया में रुकना और फ्यूल चाहते हैं। इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए, जिसके लिए इंडिया को 3 गुना पैसा और IMF से लोन मिल जाएगा। क्या आप इसकी परमिशन देंगे? अमेरिकी एम्बेसडर ने यह भी कहा था कि इसका जो भी खर्चा आएगा अमेरिका 3 से 4 गुना ज्यादा देगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिकी एम्बेसडर से कहा था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बिना शर्त $2 बिलियन हमें मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि 9 जनवरी 1991 को भारत ने अमेरिकी जहाजों को अपने यहाँ तेल भरने की इजाजत दे दी थी। इंडिया से परमिशन मिलने के बाद अमेरिका ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उस वक्त इंडिया के PM चंद्रशेखर अमेरिकी कार्रवाई को सही बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके अगले ही दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने $1 अरब 3 करोड़ जारी कर दिया। हालांकि IMF की इस मदद के बावजूद इंडियन इकोनॉमी पटरी पर नहीं लौट सकी और उसकी इकोनॉमी में कोई खास सुधार नहीं हो सका। जब चंद्रशेखर की सरकार चली गई तो नई कांग्रेस सरकार को ये समझ आया कि देश की इकोनॉमी के लिए कड़े फैसले नहीं लिए गए तो आगे चलकर और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1991 और 91 आजादी के बाद 80 के आखिर तक कई PM आए और चले गए, लेकिन किसी ने उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देश उस दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। हालांकि राजीव गांधी के बाद इंडियन इकोनॉमी को लेकर चंद्रशेखर ने बेहद कम वक्त में सख्त फैसले लिए, लेकिन उससे भी इंडिया का कोई भला नहीं हो सका। उस वक्त भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही थी। कहने का मतलब ये कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। लेकिन 1991 का साल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ा साल साबित हुआ। इसके पीछे 2 लोगों का खास रोल था। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और उसके असली चेहरे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे। दोनों ने मिलकर भारत की डूबती इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला दिया था। 20 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव PM बने। तब देश की हालत एकदम खस्ता थी। ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, भारत को कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाया जाए। हालांकि PM बनने से पहले PV नरसिम्हा राव ने सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन फाइनेंस के मामले में वो कमजोर खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को ताकत बनाना सीख लिया था। इस वजह से उनको देश में इकोनॉमी रिफॉर्मर्स का क्रेडिट दिया जाता था। उन्होंने ऐसे वक्त में PM की कुर्सी संभाली थी जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था, लेकिन उन्होंने PM बनते ही इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था। PV नरसिम्हा राव जब PM बने तब उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि वो आखिर किसको देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। डॉक्टर PC अलेक्जेंडर और PV नरसिम्हा राव दोनों मिलकर देश के अगले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तय करने में जुट गए थे। दरअसल डॉक्टर PC अलेक्जेंडर और PV नरसिम्हा राव दोनों चाहते थे कि अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें।